नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और तो और सब्जियों के बढ़ते दाम से आम जनता परेशान है, या फिर यूं कहें कि त्योहारी सीजन में महंगाई की मार ने आम आदमी को तगड़ा झटका दिया है। हर राज्य में पेट्रोल लगभग 100 के पार है तो 13 राज्यों में डीजल का भी शतक लग गया है। पिछले 14 दिन में 11 बार तेल की कीमतें बढ़ी हैं और अक्टूबर के महीने में सीएनजी के दाम भी 2 बार बढ़ चुके हैं। अब घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने भी थाली का जायका बिगाड़ दिया है। इसमें प्याज, टमाटर से लेकर के दूसरी हरी सब्जियों की कीमतें लगभग 40% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, या ये कीमतें 40 से 50 के पार हो गई हैं। अब सवाल जनता के जहन में यही है कि महंगाई पर अगर कंट्रोल नहीं है तो इस पर लगाम और अंकुश कैसे लगे और कैसे आम जनता को इस महंगाई से निजात मिले, यह हर कोई इस समय जानना और समझना चाह रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा है, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों ने आपका जो जायका है वो बिगाड़ दिया है, यानी कि सीधे तौर पर आपकी थाली पर भी इसका असर है, क्योंकि सभी सब्जियों को आप देखेंगे तो 10 से लेकर के 30 और 40 रुपए तक के जो दाम हैं वो इजाफा हो चुका है इन सब्जियों के अंदर भी। तो तेल की बढ़ती कीमतें कैसे जनता पर भारी पड़ रही हैं, गुरुग्राम से राज वर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम लगातार लोगों के बजट का दम निकाल रहे हैं। आज की भी बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के दाम आज 102 रुपये 45 पैसे पहुंच गए हैं, यानी कि 34 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल के दाम में हुई है। और डीजल की भी बात करें तो डीजल भी पीछे नहीं है, डीजल भी लगातार जो है वो पेट्रोल का पीछा कर रहा है। और आज जो पेट्रोल के दाम है डीजल के वो 94 रुपये 26 पैसे हैं। तो जो डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है वो बढ़ोतरी हुई है 35 पैसे की। तो लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पिछले कुछ दिन ज़रूर देखा गया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन अब एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और जिसका सीधा असर आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है, आम आदमी के बजट के ऊपर पड़ रहा है। और ना केवल पेट्रोल और डीजल बल्कि सीएनजी की बात करें तो सीएनजी के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। इसके अलावा जो एलपीजी गैस है वो भी, उसके बढ़ते दाम भी लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी और एलपीजी के भी बढ़ रहे हैं। कितना असर बजट पे पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है? तो कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी मुश्किलें हो रही हैं? मुश्किल तो बहुत हो रही है। मुश्किल तो ऐसे भी हो रही है कि डीजल का महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जो बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और जिस तेज़ी से दाम बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी कोई राहत लोगों को मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। पेट्रोल तो सब्जियों ने भी थाली का जायका बिगाड़ दिया है। टमाटर, सेब सब महंगा बिक रहा है। सब्जी मंडी से भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ ही महंगाई भी अब चरम पर देखी जा रही है और उसका सीधे सीधे असर अब सब्जियों पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा जो हो चला है। और वजह यही है कि जो सब्जियां, चाहे टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें, दूसरी तमाम सब्जियों की बात करें, वो लगातार महंगी हो चली हैं। सब्जियों की बात करें, क्या क्या दाम है, पहले क्या दाम थे, कितने भाव बढ़े? पहले तो ये 20-25 रुपए किलो टमाटर आता था, अब महंगा हो गया, 60 रुपए किलो टमाटर हो गया, 60 रुपए किलो बेच रहे हैं। महंगाई बहुत होगी, प्याज महंगी होगी, टमाटर महंगा हो गया, क्या करें? क्या लगता है आपको, सब्जियां जिस तरह से महंगी हुई है, महंगाई कितनी बढ़ी है? इस तरह से सब्जी का रेट नहीं बदलना चाहिए। आम आदमी ज़्यादा असर पड़ रहा है इस पर, आम आदमी इसका झेल नहीं पाता। इसको टमाटर, प्याज के दाम जिस तरह से बढ़े, उससे लगता है कि रसोई का बजट गड़बड़ाएगा। हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, चाहे किराना का हो, चाहे सब्जी का हो, चाहे सबके रेट बढ़े। सिर्फ डीजल तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग भर नहीं सकते हैं, उस वजह से रेट चढ़े जा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि भाई कोई आंकड़ा है कौन, कैसे सब्जी खा ले गरीब आदमी। 50 रुपये किलो तक कम टमाटर नहीं है, प्याज नहीं है, गोभी देख लो, बताओ देख लो, 40 रुपये किलो। मोदी सरकार ने बिठा दिया देश को। क्या लगता है आपको महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी। सब्जियों के दाम 60 रुपये टमाटर हो गया जी, 80 रुपये भी बिक रहा है। और प्याज 50 रुपये हो रही है, जो 30 रुपये प्याज होती थी वो 60 रुपये हो रही है। सब कुछ महंगा हो रहा है जी। तो सर आपसे बात करूँ, टमाटर 80 रुपए किलो जो है बेचे जा रहे हैं। हाँ जी। क्या लगता है महंगाई की कितनी मार पड़ी है? हाउसफुल हाउसफुल है। हाउसफुल है।
पूरा कोई शर्म नहीं। अलबत्ता प्याज जो है 50 रुपए किलो है। हर चीज़ महंगी है और महंगाई की आपको सरकार। क्या लगता है किस वजह से महंगाई बढ़ी है? पेट्रोल डीजल तो हर चीज़ का डिपार्टमेंट है। पेट्रोल डीजल महंगा है तो सब चीज़ महंगी है। सब चीज़ें महंगी। ट्रांसपोर्ट महंगा है, सब चीज़ उत्पादन महंगा है, लागत महंगी है। क्या चीज़ महंगी? यही चीज़ हम बताना चाहते हैं। किसान की खाद महंगी हो गई, जी जी, बिजली महंगी हो गई, पानी का रेट, हर क्या चीज़ सस्ती क्या है ये हर चीज़ महंगी होगी। मैं जो यहाँ पर सब्जी जो विक्रेता उनसे बात, टमाटर क्या भाव बेच रहे हो? 80 रुपये किलो। 80 रुपए किलो। पहले क्या भाव बेचते थे? पहले 50, 60, 40। एकदम बढ़े हैं। हाँ जी, किस वजह से बढ़े हैं? ये मेरा बारिश अच्छा। और प्याज क्या भाव है? प्याज 50 प्याज रुपये, के दाम पहले क्या थे? पहले 30-35 रुपये किलो। अभी एकदम बढ़े हैं। 1.5 से 2 गुना दाम। 1.5 से 2 गुना दाम जो है वो बढ़ना, वो यही बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं महंगी सब्जियां और जो दूसरी चीज़ें जो महंगी हुई हैं। सब्जी मंडी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर महंगाई इसी वजह से बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर महंगाई भी बढ़ेगी। डीजल पेट्रोल। तो बढ़ती महंगाई के पीछे ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है, लेकिन इसको लेकर के ट्रांसपोर्टर्स का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में 10 दिन से लगातार रोजाना डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से बाकी जो तमाम चीज़ें हैं उनमें भी महंगाई का असर देखा जा रहा है। और इसके पीछे एक अमूमन अंदेशा इस बात को लेकर लगाया जाता है कि जैसे ही डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बढ़ता है और उसकी वजह से बाकी तमाम चीज़ें महंगी होती हैं। इसी को हम आज देखने के लिए क्या असल वजह है, इसको जाँचने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर फरीदाबाद के सेक्टर 58 पहुँचे हैं। और फरीदाबाद को हरियाणा का एक ट्रांसपोर्ट के मामले में हब कहा जाता है। 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियां इस ज़िले में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं और उन लोगों से भी बात करेंगे, ट्रांसपोर्टर से भी, चूँकि यहाँ एक एसोसिएशन भी है फरीदाबाद ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, उनके लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो ये महंगाई है, डीजल के जब दाम बढ़े हैं तो क्या ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बढ़ा है। ये तमाम जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, खुद प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं सुरेश शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या मानते हैं जो आपका जो, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि बाकी जो महंगाई है आपने रेट बढ़ाए होंगे इसलिए बढ़े हैं। देखो जी, मार्केट में जो डीजल बढ़ जाता है तो महंगाई नहीं बढ़ रही। जो फैक्ट्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं वो अगर डीजल 10 रुपये बढ़ा है तो वो 5 रुपये 4 रुपये ही देती हैं, हमारे को पूरा नहीं मिलता। ऊपर से डीजल पेट्रोल बढ़ता ही बढ़ता है। इसके साथ साथ जो पेट्रोल प्रोडक्ट हैं जैसे टायर है और लुब्रिकेंट ऑयल है वो भी महंगा हो जाता है। सुभाष जी, आप चूँकि महासचिव हैं इसके एसोसिएशन के, क्या लगता है आम लोगों के जहन में जो है अगर ख़ास तौर से देखा जाए तो सब्जियों के दाम या खाद्य पदार्थों के जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, तो क्या आपकी जो आवाजाही लाना ले जाना है वो आपने पैसे बढ़ाए हैं उसके, या डीजल के दाम बढ़े हैं तो या आपको भी उसके लिए सफ़र करना पड़ रहा है? देखिए, सब्जियों के जो दाम बढ़ते हैं उसके पीछे थोड़ा बहुत तो डीजल का इफेक्ट आता ही आता है, उस पर इमीडिएट इफेक्ट आ जाता है। जैसे दूध है, सब्जियां हैं, इस पे आ जाता है। लेकिन अन्य प्रोडक्ट की जो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसके जो रेट रिवीजन है वो क्वार्टरली बेस पे होते हैं, 3 महीने में होते हैं। 3 महीने तक हमें उसका जो नुकसान है वो हमारे को झेलना पड़ता है और फिर भी जो हमारी डिमांड होती है जितना बड़ा है वो हमें नहीं मिल पाता। इस सेक्टर की अगर बात करें तो ये अब क्या मानते हैं कोई घाटे का सौदा हो गया है या इससे उभरने की क्या रणनीति है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर आज के लिए बहुत घाटे का सौदा है। ट्रांसपोर्टर आज सुसाइड करने को मजबूर हो गया है क्योंकि वो डेली ही लॉस में जा रहा है। पिछले 4 दिन से 4 रुपये डीजल बढ़ चुका है। सरकार कहीं से कोई हमारी सुनवाई कर नहीं रही और जब तक डीजल को हम जीएसटी में लेकर नहीं आएंगे तब तक इसका बेनिफिट ट्रांसपोर्टर्स को नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पर डीजल आज हरियाणा में उठाओ तो 94 लीटर डीजल है और वही एमपी में डीजल 102 रुपये है, महाराष्ट्र में डीजल 100 रुपये लीटर है। जीएसटी में डीजल आने से सब जगह पूरे इंडिया में डीजल एक बराबर हो जाएगा। चाहते हैं जीएसटी में ये डीजल और पेट्रोल आए, क्या यही एक उभरने का तरीका है या और भी कोई समाधान हो सकता है? ये जीएसटी में आएगा तो उससे बेनिफिट मिल जाएगा ना, रेट इक्वल हो जाएंगे सबके। उस आने से जो है जीएसटी का बेनिफिट भी मिलेगा जिससे कि थोड़ा बहुत उभर पाएंगे। अभी तो जो हमारी कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, वो हमारी ईएमआई तो बहुत दूर की बात है। जितना हमारा रनिंग कॉस्ट है उससे ज़्यादा का डीजल हम लोग, हमारा एक्सपेंसिव टूल टैक्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये थे तमाम ट्रांसपोर्टर जिनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया जा रहा है कि वो खुद घाटे में है और डीजल पेट्रोल के जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं ऐसे में बाकी के प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, लेकिन इसके इतर इनके खुद के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए उनकी मांग है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए। फरीदाबाद से
तो चलिए एक एक करके हमने आपको सभी कारणों को समझाने की कोशिश की है ताकि आप ये समझ लें कि ये जो महंगाई है वो क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आज की बहस का सवाल है, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का यही है कि बढ़ती महंगाई पर आखिर लगाम कब लगेगी। आम जनता के जहन में इसमें सबसे अहम सवाल यही है। सवाल इस बात का भी है कि क्या ये मान लिया जाए कि सरकार का महंगाई पर अभी फिलहाल कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और कोई इस समय राहत मिलती हुई अगर ना दिख रही हो, तो जनता ये भी समझना चाहती है कि आखिर इससे निजात मिलेगी तो कैसे। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। वंदना पोपली हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। वेणु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। वेणु अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत इस चर्चा में। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है इंडियन नेशनल लोकदल के। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत। और MM गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। MM गोयल जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। MM गोयल जी, आज चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल रिएक्शंस लूं इसके ऊपर। एक अर्थशास्त्री होने के नाते थोड़ा लोगों को भी समझाएं, क्योंकि आम जनता तो सिर्फ इतना जान रही है कि उसके पास जितना बजट था वो अब सब कहीं ना कहीं महंगाई की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हर एक चीज से वो परेशान है, क्योंकि हर चीज के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्या कोई राहत मिलती हुई या राहत मिलने की कोई गुंजाइश एक अर्थशास्त्री होने के नाते इस वक्त जो स्थितियां बनी है उसका आकलन आप कैसे करेंगे? आपका रिएक्शन चाहूंगा। धन्यवाद दोस्त। इंडिया न्यूज आज इस विषय के ऊपर जो चिंतन कर रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन के आए हैं, रिटेल बेस्ड इन्फ्लेशन के, वो तो कह रहे हैं कि सितंबर में इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, 4.35% हुआ है। और अभी मैं सुन रहा था कि फूड इन्फ्लेशन के लिए भी वास्तव में मार्केट में जब जाते हैं तो कीमतें बढ़ी हैं, टमाटर भी महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल भी महंगा हुआ है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट कुछ और कह रहा है। टोटल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बास्केट में 39% फूड का होता है और फूड इन्फ्लेशन बेसिकली कम हुई है आंकड़ों के आधार पर। लेकिन मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ मुद्रास्फीति को मापने के जो तरीके हैं वो एक तो मेथोडोलॉजी गलत है। इसको आप कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बेसिस मेथड। इसमें सितंबर 2021 के आंकड़े सितंबर 2020 से कंपैरिजन किए जा रहे हैं। ये एक वास्तविक तरीका नहीं है और समय समय पर मैं अपनी ये बात लोगों तक पहुंचाता रहा हूं कि इन्फ्लेशन मापने की विधि भी ठीक नहीं है और आंकड़े भी जो है वो प्रोविजनल का एक्चुअल के साथ कंपैरिजन हो रहा है। जहां तक प्रभाव की बात है, इन्फ्लेशन मार्केट में मापने की विधियों से ज्यादा है, जैसा अनुभव आप खुद महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस करता हूं। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव ना तो गरीब पे पड़ता है और ना ही अमीर पे पड़ता है। मैं ये कहा करता हूं कि इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा प्रभाव मिडिल क्लास पे पड़ता है। जो मापने में जितनी भी हमारी मेथोडोलॉजी है, हमारी कमोडिटीज हैं, उनके आधार पर अगर मूल्यांकन करें तो वास्तव में इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा विक्टिम मिडिल क्लास है, जिसकी तरफ ना सरकार का ध्यान है ना अर्थशास्त्रियों का ध्यान है। मुख्य रूप से हम जब भी बात करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, वो गरीब की बात करती हैं या जो है हम बड़े लोगों की बात करते हैं। वास्तव में मुद्रास्फीति एक ऐसी समस्या है जो कि एक तो लोकेशन स्पेसिफिक है। हर शहर की मुद्रास्फीति अलग अलग तरीके की होती है। बास्केट ऑफ गुड्स भी लोगों की डिफरेंट होती है। लेकिन खेद का विषय है कि ना तो हमने इसको मापने की विधि को अभी तक ठीक किया है और ना ही इसके ऊपर चिंतन हुआ है कि कैसे हम इस समस्या का समाधान करें। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जिसको मैं नीडोनॉमिक्स कहता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑफ नीड कहता हूँ। इसी में नीडो कंजम्पशन यानी कि ऐसी कंजम्पशन जिसकी आवश्यकता हो, अगर हम उस तक सीमित रहें तभी हम इस मुद्रास्फीति के प्रभाव से बच सकते हैं। अन्यथा हमें इससे कोई छुटकारा नहीं है। मापने की विधियों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो सरकारी तंत्र के आधार पर जो मापने की विधियां हैं वो उचित नहीं है। जिसके आधार पर आंकड़े जो अखबारों में आ रहे हैं उनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। वास्तव में
मुद्रास्फीति जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उससे कई गुना अधिक है। जबकि टारगेट के आधार पर आरबीआई जो कहता है कि 6% टॉलरेबल लिमिट है और हमारा जो है अभी 4.35% है। लेकिन मैं एक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिस्ट के तौर पे कह सकता हूं कि हमारी ये जो आंकड़े मापने की विधि है मुद्रास्फीति की, ये सही नहीं है, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि बाजार में जब हम जाते हैं तो वास्तव में वस्तुएं महंगी मिल रही हैं। एक गंभीर बात और बताना चाहूंगा। हम पहले ये कहा करते थे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रेट और कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन रेट में फर्क होता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स से ज्यादा होती है। लेकिन वर्तमान में इवन लॉकडाउन में होलसेल प्राइस इंडेक्स तो ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रेट के जो आंकड़े आ रहे हैं उनके बढ़ने की दर कम है। ये इस बात का द्योतक है कि हमारे आंकड़ों को मुद्रास्फीति के मापने की विधि सही नहीं है। वास्तव में बाजार में मुद्रास्फीति उससे ज्यादा है। ठीक है, वंदना पोपली जी, अब आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि सरकार को जनता सिर्फ इसीलिए चुनती है क्योंकि जब भी इस तरीके का वक्त हो उसके पीछे रीजन कुछ भी हो, बहुत सारे रीजन दिए जा रहे हैं कि अभी ये महंगाई क्यों है, लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ इतना जानती है कि सरकार अगर उसने एक चुनी है तो वो उसको किसी ना किसी तौर पे मदद जरूर पहुंचाएगी, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी और अन्य विषयों पर भी। अब आर्थिक तौर पर जब हम लोग देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है तो जनता ये समझना चाह रही है कि आखिर उसको निजात कैसे मिलेगी, कुछ तो उसकी बचत होनी चाहिए। कैसे देखा जाए इसको, वंदना पोपली जी, और क्या कर रहे हैं सरकार के स्तर पर आप लोग? आयुष जी, जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं आपको तो दूंगी, साथ के साथ जो आपके चैनल के माध्यम से जनता देख रही है उसको भी बताना चाहूंगी। कल हमारी भारतीय जनता पार्टी की काउंसिल की मीटिंग थी और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दी थी वो बता देती है कि हमारी जो नीति है, हमारी जो नियत है जनता के प्रति, हमारी सोच क्या है वो बता देती है। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि हम देश में सबसे ऊपर है प्रति व्यक्ति आय पर। अगर 2014 की बात करें तो 1,35,000 प्रति व्यक्ति आय थी, अभी 2,26,000 है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं ये मानता हूँ कि ऐसे इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अल्ट्रा रिच भी हैं, क्योंकि इसमें एवरेज देखा जाता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी जुटाना भी, मुहैया कराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा पूरा ध्यान उस तरफ है कि जो ये जो डिफरेंस है अमीर और गरीब के बीच में वो जो है घट जाए। जो लोग हैं जिनको ढंग से हम खाना नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, वो कहीं ना कहीं 15,000 से ऊपर जिनकी मंथली इनकम अगर हो जाए तो वो बहुत बेहतर होगा। हम नहीं चाहते कि बीपीएल का जो नंबर है वो बढ़े, हम चाहते हैं बीपीएल का नंबर घटे। और राज्यों में होड़ लगी रहती है लेकिन हमारी ऐसी कोई होड़ नहीं है। तो ये एक सोच है, वो जो चाहते हैं कि कहीं से भी कोई कमी नहीं रहे हमारे मुख्यमंत्री जी की। और आपको मैं बताना चाहूंगी हमारी सरकार का सोच का परिणाम है। अगर महंगाई को कम करना है, कहीं ना कहीं उत्पादक के जो शुल्क है, उत्पादों के शुल्क, उनको कम करने की जरूरत पड़ेगी। और सबसे पहले पाम ऑयल पर जो उत्पाद शुल्क है वो कम कर दिया गया है, और उससे कहीं ना कहीं 10 से 15 रुपए में जो तेल है, जो खाने का तेल है, उसमें उसके रेट में कमी आ जाएगी। और ये जो हम बाकी और चीजों पर है वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं महंगाई की बात करूं, हम बिल्कुल इस चीज को समझते हैं कि आज जो जनता है कुछ एक चीजों से घिर रही है, कुछ एक चीजों को फेस कर रही है। बहुत सारे कारण गिनवा सकती हूँ मैं कि हो सकता है कि सीजनल कारण हो सकता है जो लॉकडाउन की वजह से डिस्ट्रप्शन आया उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन अभी उतना फुल स्केल पर नहीं हुआ, उस वजह से भी प्रॉब्लम रही है। लेकिन तेल के जो रेट बढ़ रहे हैं उस पर पूरा हमारा ध्यान है। हमने अपनी बात बार बार सामने रखी कि एक समय में जो ऑयल बॉन्ड लिए गए थे तकरीबन 1,40,000 करोड़ के, उससे जो हमें प्रतिवर्ष जो हमें 9,960 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो तेल है उसमें 3 जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उसमें तेल कंपनियां होती हैं, दूसरे नंबर पर मैं बात करूं केंद्र सरकार, और तीसरे नंबर पर राज्य सरकार। 33% जो है तीनों को जाता है। अगर हम उसमें कहीं पे कम कर सकते हैं तो उसका तरीका ये है कि जीएसटी में लाया जाए। जैसे अभी आपने कई लोगों को भी सुनवाया कि वो कह रहे थे कि जो ऑयल है वो जीएसटी में आ जाना चाहिए। हमारी सरकार का बहुत क्लियरली व्यू है केंद्र सरकार का कि इसको जीएसटी में लाया जाए। इसके लिए राज्यों से भी लगातार बातचीत चल रही है। निर्मला सीतारमण जी जब हरियाणा में आई तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अभी राज्य इस चीज में इच्छुक नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि इसको जीएसटी में ला दिया जाए और किसी तरह आम आदमी को जो है राहत पहुंचाई जाए। तो हमारा पूरा ध्यान इस तरफ है कि तेल के रेट कम हो,
सब्जियों का रेट हो सकता है इस समय आपने देखा हो कि आपके जब आप अपने पत्रकार बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि फसल खराब हो गई, तो वो सीजनल कारण हो सकते हैं। और हर साल में एक दो बार ऐसा टाइम आ जाता है जब सब्जियां महंगी हो जाती हैं, लेकिन जो तेल नहीं वंदना जी, देखिए इस समय कंसर्न इसलिए ज्यादा है क्योंकि हर साल होता है, ठीक है, मानसून के सीजन में हम लोग देखते हैं, खासतौर से सब्जियां हम लोग देखते हैं कि सीजन में होता है थोड़ा सा इसका जो रेट है वो ज्यादा होता है, लेकिन कोरोना की वजह से सारी चीजें बहुत इफेक्टेड हैं, इसलिए लोग कंसर्न बहुत ज्यादा है। और इस समय अगर महंगाई बढ़ रही तो उनको वो और डबल तरीके से अटैक कर रही है। और दूसरा, डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हुए हैं उससे भी लोग थोड़ा परेशान है। इस पर मैं थोड़ा और चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन वेणु अग्रवाल जी का एक रिएक्शन में लेता हूं। वेणु अग्रवाल जी, कैसे देख रहे हैं इसको आप? वेणु अग्रवाल जी, एक बार अपना माइक अनम्यूट कर लें आप। जी जी आयुष जी, जी हमारे देश में जो महंगाई है वो एक महामारी का रूप ले रही है। और अभी वंदना जी को जैसे मैं सुन रही थी, इतनी लंबी चौड़ी और ज्ञानवर्धक बातें जो उन्होंने कही, क्या वो एक आम आदमी के लिए काफी है? क्या उसके मुंह तक निवाला पहुंचाने के लिए काफी है? जो आप इतना ज्ञान आज बटोर कर आई हैं वो नहीं चाहिए जनता को। जनता को 2 वक्त की रोटी चाहिए। आप एक दो लाइंस में आपको बोलूंगी, जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारे सीएम साहब के लिए भी हैं और हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं उनके लिए भी है, कि जनता की आंखों में आंखें डालकर करीब से पूछो, जनता की आंखों में आंखें डालकर करीब से पूछो, महंगाई कैसे जान लेती है गरीब से पूछो। तो आज जो हमारे देश में गरीब का हाल है, जो महंगाई चरम सीमा तक पहुंच गई है, जब आप सरकार लेकर आए थे, सत्ता में आए थे, तो वायदा करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पर इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार क्योंकि है मोदी सरकार। तो आपने जो वायदा किया था वो है जनता की आय बढ़ाने का, लेकिन आपने किया आपने आने के बाद क्या बढ़ाया? महंगाई बढ़ाई। तो कहीं तो सरकार का कोई अंकुश होगा, कहीं तो सरकार का कोई चेक होगा। आप इतना ज्ञान ना बांटे नन्ना जी, आप सिर्फ बेसिक बात बताएं कि जो इतनी ज्यादा महंगाई है उसका क्या निवारण है, कि किस तरह से जनता अपने घर में 2 सूखी रोटी ही खा सके कम से कम। तेल तो आउट ऑफ रीच हो गया कि वो तेल भी नहीं चुपड़ सकती अपनी रोटी पर, देसी घी तो क्या ही चुपड़ेगी, लेकिन सूखी रोटी भी उसको नसीब नहीं हो रही है। और पेट्रोल डीजल, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं तो शायद कहीं कुछ कंट्रोल हो, क्योंकि जो भी महंगाई बढ़ रही है हमारे देश में उसका सबसे जो बेसिक स्रोत वो है पेट्रोल डीजल। उसकी वजह से ही ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, उसकी वजह से हर चीज महंगी हो रही। लेकिन अगर हम बहुत बड़ी बात, फिर से मैं भी वही सब बड़ी बातें नहीं दोहराना चाहती, मैं भी सिर्फ एक बहुत सिंपल सी बात करना चाहती हूँ कि हम महंगाई पर कंट्रोल कैसे करें। सरकार को इस चीज को एक बार तुरंत तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि आज तो जीना मुश्किल हो गया है गरीब आदमी के लिए, तो निवाला अपने घर में लाना मुश्किल हो गया। वंदना जी, बिल्कुल मैं समझ पाऊंगी कि आप मेरी इस बात को समझेंगी। मानती हूँ आज आप बीजेपी की प्रवक्ता बनकर यहाँ बैठी हैं, आपको अपने सरकार की बात करनी है, बिल्कुल मानती हूँ मैं इस बात को, लेकिन थोड़ा सी संवेदना रखिए, थोड़ा सी बात को समझने की कोशिश कीजिए और बतलाइए और कहिए, मानिए इस बात को कि हाँ, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए महंगाई पर और आज हमारे देश की हालत बहुत खराब है। और इसमें जो सबसे ज्यादा पिस रहा है वो मिडिल क्लास, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, उनका एक सिस्टम बना हुआ है कि वो पहले पेमेंट लेती हैं फिर अपना माल देती हैं, लेकिन जो छोटा व्यापारी है, जो एक निम्न उद्योग है, उसमें क्या है, उन लोगों को उधार देना पड़ता है, उनका एक सिस्टम, उनको उधार देना पड़ता है। तो कौन पिस रहा है? आम आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अमीर हो रहे हैं। हम ये मानते हैं बिल्कुल इस बात को, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है आम जनता के लिए, और उसका निवारण करना सरकार का काम है। बिल्कुल इस वक्त उनको बहुत इमरजेंसी में ये बात लेनी चाहिए कि महंगाई को कैसे कम किया जाए जल्द से। ओंकार जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे जी। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे भाई गोयल साहब ने, जो अर्थशास्त्री का काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादा होता है, इन्फ्लेशन का रेट क्या दिखा रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या दिखा रहा है। लेकिन ये सारी व्यवस्था जो है, ये आम व्यक्ति की समस्या बाहर है। आम व्यक्ति को तो इतना पता कि अगर मेरे को 5,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है तो मेरे 5,000 रुपए कहाँ जा रहे हैं। सीधी सी भाषा में मेरी बहन वंदना पोपली जी अभी कह रही थी
कि 15,000 रुपए से ज्यादा आमदन करने का सीएम साहब का इच्छा है। अरे भाई जरा प्राइवेट सेक्टर में जाके देखो, 5,000 रुपए में धक्के खा रहे हैं ग्रेजुएट बंदे, और एमबीए वाले बंदे 7,000 8,000 रुपए में धक्के खा रहे हैं। आंखें खुल जाएंगी। आपने महंगाई पे नियंत्रण नहीं किया, और लेकिन आपने परचेजिंग पावर पे नियंत्रण कर लिया। आपने व्यक्ति की इनकम बढ़ाने का काम नहीं किया। हाँ, अगर आप आमदनी भी बढ़ा देते, महंगाई भी बढ़ जाती, किसी को महसूस नहीं होता था। लेकिन आपने क्या किया? आपने महंगाई बढ़ा दी। आज एक सेक्टर की बात नहीं मैं करूंगा, आज जो पेट्रोल डीजल को छोड़ दीजिए, बिल्डिंग सेक्टर ले लीजिए, कोई भी सेक्टर, वुड सेक्टर ले लीजिए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, कीमतें जो है डबल से ट्रिपल हो चुकी हैं। सरिये का रेट देख लीजिए, कहाँ तो 31-32 रुपए था, आज 70 रुपए पहुंच गया। सीमेंट का रेट 250 रुपए से 350 रुपए पहुंच गया। रेत 1700 रुपए से 35 रुपए में पहुंच गई। हर एक चीज के दाम। आम व्यक्ति को ना तो होलसेल प्राइस इंडेक्स से कुछ लेना है, ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कुछ लेना, ना इन्फ्लेशन से कुछ लेना है। आम आदमी तो ये देख रहा है कि मेरे पास कितनी तनख्वाह है और कितना मेरा खर्च है। इस सरकार ने खर्चे तो बढ़ा दिए। अभी मैं अपनी बहन वंदना पब्लिक की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि हमारे केंद्र सरकार इसको पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। तो भाई किसकी इंतजार कर रहे हो, ये तो बता दो, किसकी इंतजार हो रही है? आपने बिना मांगे किसान को कृषि बिल दे दिए, तो जनता को दे दीजिए ना नया रूल। उस टाइम तो आप एक ही बात कहते हो, भी हमारे कंट्रोल में कंपनियां नहीं है। ये जब ये कृषि बिल लागू होंगे तब आप कहोगे हमारे कंट्रोल में अनाज का दाम कम करने का काम नहीं है। अभी मेरी बहन कह रही थी कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये कांग्रेस के टाइम में ऑयल बॉन्ड है, उनके ऊपर 9,000 रुपए सालाना इनको ब्याज देना पड़ता है। मेरी बहन, लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हो, लाखों करोड़ रुपए। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल और डीजल के रेट देख लीजिए क्या है। और मैं बताना चाहता हूँ, पेट्रोल और डीजल के रेट, गैस के रेट जब बढ़ते हैं तो दो तरह से इफेक्ट करते हैं। सीधे तौर पे इफेक्ट करते हैं व्यक्ति की जेब पर। आज मैं एक्टिवा में जो तेल डलवाता हूँ ना, टंकी फुल करवाता हूँ, 600 रुपए की टंकी फुल होती है, और वो जमाना था जब 280 रुपए में टंकी फुल होती थी। सरकार वही थी 2000, याद करिए। और कहाँ है वो बाबा रामदेव जो बोलते थे 40 रुपए लीटर तेल चाहिए या 100 रुपए चाहिए? आप उनसे पूछिए कहाँ है वो। ये सारी बातें सिर्फ दिखावटी हैं। वास्तव में एक सरकार जनता को लूटने में लगी हुई है। अगर ये पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं, किसने रोका भाई? कौन सी स्टेट आपके रास्ते में आ रही है? आप रात में 12 बजे सारे कानून लागू करते हो। जीएसटी आपने लागू करने से पहले बोला 1 नेशन 1 टैक्स। आज कहाँ है 1 नेशन 1 टैक्स? कहाँ है प्रॉपर्टी टैक्स? कहाँ है हाउस टैक्स, इनकम टैक्स? 10 तरह के टैक्स तो मैं गिनवा देता हूँ। अभी आप कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, कैसे होगा सोल्यूशन? आप जो भी काम करते हो रात के 12 बजे करते हो, यही आपकी बीमारी है। आपके रात के 12 बजे डिमोनेटाइजेशन कर देते हो, जीएसटी लागू कर देते हो। अरे मजा आ जाएगा, आज रात के 12 बजे आप जीएसटी में ले आओ पेट्रोल और डीजल के दाम। एमएम गोयल जी से थोड़ा और समझते हैं ओंकार जी। अब एमएम गोयल जी से थोड़ा सा उसको और समझते हैं। एमएम गोयल जी, सरकार बाउंड है या सरकार की कोई मजबूरी है? क्या वजह है कि हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, जो प्रयास हो रहे हैं दरअसल वो सही दिशा में नहीं है? आम आदमी सिर्फ एक आम आदमी की भाषा में यह समझना चाहता है कि भाई ये महंगाई से निजात कभी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या अभी जो महंगाई बढ़ी हुई है कोई उम्मीद या कोई गुंजाइश आपको नजर आती है? मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात आपसे करना चाहता हूं कि जहां तक सिर्फ ब्लेम गेम की बात है या वार ऑफ वर्ड्स की बात है, पॉलिटिशियंस को हक है एक दूसरे की बात को काटने का। वास्तव में जो ये समस्या है, आर्थिक समस्या है, इसके लिए अनार्थिक पहलू भी होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर दोनों होते हैं। अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से इन्फ्लेशन के ऊपर सर्टनली इम्पैक्ट पड़ता है और कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उससे बढ़ती है। वास्तव में असली जो मुद्दा है कीमतें बढ़ने का, वो है डिमांड सप्लाई का। जब डिमांड किसी चीज की सप्लाई से ज्यादा होती है, नेचुरली कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन हमारे देश में इन सब का मुख्य कारण तो जनता है। अभी मिस वेणु अग्रवाल जी जो कह रही थी कि मिडिल क्लास ही एक ऐसा पहलू है जिसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। या इवन शोधकर्ता भी जो है वो गरीबों की बातें करते हैं, अमीरों की बातें करते हैं। आज अब मुख्य रूप से हमें मिडिल क्लास की समस्याओं को समझना पड़ेगा। मैं मिडिल क्लास को कंसेप्चुलाइज करता हूं कि वो व्यक्ति जो किसी भी चीज को खरीदते हुए एमआरपी देखता है,
मैं वैसे तो इनकम टैक्स पे ही हूँ, लेकिन जब कोई खरीदने जाता हूँ तो एमआरपी जरूर देखता हूँ, और वही व्यक्ति ज्यादा प्रभावित है इन्फ्लेशन से, क्योंकि बास्केट ऑफ गुड्स जिनको हम इन्फ्लेशन में मापने में लेते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव मिडिल क्लास के ऊपर ही पड़ता है, और मिडिल क्लास का भी उत्तरदायित्व बनता है कि वो केवल मात्र उन्हीं चीजों का प्रयोग करे जो बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं तो ये करता रहा हूं भाई कि जब तक किसी चीज का रेट, जैसे टमाटर अब अगर 60 रुपया किलो है तो आधा किलो खरीद लेता हूँ, उसी में गुजारा कर लेता हूँ। तो हमें एक अर्थशास्त्री होने के नाते, जो मैं नीडोनॉमिक्स की बात कर रहा था, उसमें हम नीडो कंजम्पशन कि उन्हीं चीजों को हम उपभोग करें जिनके बिना काम नहीं चलता, और यही बात प्रोड्यूसर्स के लागू होता है। प्रोड्यूसर्स भी उन्हीं चीजों को पैदा करें जिनकी मांग मार्केट में है। इस समय अगर हम पूरा एनालिसिस करें लॉकडाउन पीरियड का या कोविड इरा का, तो आप देखेंगे कि सरकार प्रयत्न करती रही है सप्लाई को बढ़ाने की, डिमांड की तरफ ध्यान नहीं गया। अभी चर्चा हो रही थी, मित्र बता रहे थे कि परचेजिंग पावर को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं हुआ। वास्तव में देखा जाए, जब तक हम परचेजिंग पावर को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक बेसिकली बाजार में वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और ना ही इकोनॉमी में जो रिसेशन है इकोनॉमी में, और वो सप्लाई क्रिएटेड नहीं है, मार्केट भरी पड़ी है सामान की, खरीदार नहीं है, और उनको खरीदार करने के लिए भी मैं कहा करता हूं कि हमें उन वस्तुओं की नीड क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर उनको अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा और उनकी प्राइसिंग वर्थ ऑफ इट करनी पड़ेगी। यही बात नीडोनॉमिक्स के दायरे में आती है, और मैं इसी के लिए प्रयत्नशील हूं कि हम मेरे देश के नागरिक भी और उपभोक्ता भी, उत्पादक भी, सरकार भी इस नीडोनॉमिक्स को समझे, ताकि हम देश की समस्याओं का ठीक मूल्यांकन कर सके और उन समस्याओं का नहीं। लेकिन एमएम गोयल जी, आपकी बात से मैं ये समझूं, क्या सरकार को इस चीज की जानकारी नहीं है या सरकार को सही गाइडेंस नहीं है? वजह क्या है? क्योंकि कोई तो फौरी राहत के तौर पर चीजें दिखनी चाहिए ना, क्योंकि जितने भी स्टेप भी उठाए भी जा रहे हैं वो भी नाकाफी नजर आ रहे हैं। और क्या वजह है कि एकदम से हमको लग रहा है कि हर चीज महंगी होती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं अभी बता रहा था कि डिमांड तो वाकई में चीजों की ज्यादा है, खास तौर पे ये जो आप अभी फूड आइटम्स की बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े तो कह रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन कम हुई है, लेकिन वास्तव में जब बाजार में जाते हैं तो कितनी महंगाई हो रही है। तो सारी की सारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, फल इतने महंगे हैं। वो बेसिकली हम जो चिंतन करते हैं कि हो सकता है कुछ लोग स्टॉक भर लेते हो, वह खास तौर पे त्योहारों के दिनों में तो ये वस्तुएं महंगी हो ही रही हैं। सरकार का नियंत्रण वास्तव में ये जो हमारी इकोनॉमी में कई बार जो बिल्ट इन करप्शन है, स्टॉकिंग की है, और हर व्यक्ति जो है दूसरे पे दोषारोपण कर रहा है, इन समस्याओं का समाधान तो मिल बैठ करके इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर सबको नियंत्रण करके ही समाधान पर्याप्त हो सकता है। आरबीआई कभी भी अभी तक इन्फ्लेशन को अपना टारगेट नहीं मानती रही है। मॉनेटरी पॉलिसी में भी, क्योंकि हम एक्सपेंशन की जब बात करते हैं, इन्फ्लेशन के आंकड़ों की बात की जाती है, लेकिन इन्फ्लेशन टारगेटिंग कभी भी आरबीआई का उद्देश्य नहीं रहा। ठीक है, वंदना पोपली, जब आप जवाब दें। जी, सबसे पहले बेनू जी ने कहा, उन्होंने कहा कि ज्ञान बटोर कर आ गए हैं और ज्ञान की बात ही कर रही थी मेरे लिए। तो ज्ञान किसको कहा जाता है? जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, या ज्ञान उसको कहा जाता है जब राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं? आप उसको ज्ञान मानती हैं क्या? और आपने यहाँ पर एक शेर सा पढ़ दिया, आपने एक स्टेटमेंट सुना दिया, आपने कहा कि महंगाई कैसे जान लेती है, गरीब से पूछो। तो वो तो या हमसे पूछा जाएगा, हमारी पार्टी जमीन से उठकर आई है, या फिर लोगों से पूछा जाएगा। आपसे तो पूछा ही नहीं जा सकता। आप तो इसी कमरे में बैठ के हवा में बात करती हैं, और मिडिल क्लास की आप इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे। मैं खुद मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। इन सब समस्याओं को हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, और हम लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। ओंकार सिंह जी भी यहाँ पर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। जब देखिए घूम फिर कर वो कृषि बिल पर पहुंच जाते हैं, और मुझे बड़ी खुशी भी हुई जब इन्होंने कहा कि कैसा हो कि आज रात को 12 बजे सरकार कुछ ऐसा कर दे कि जीएसटी में ले आए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उम्मीदें भी हमें से हैं
क्योंकि हरियाणा के लोग हैं वो जानते हैं कि सरकार तो आपकी है, किससे उम्मीद करें ये तो बता दीजिए। सरकार आपकी उम्मीद हम अमेरिका से करेंगे या पाकिस्तान से करेंगे? सरकार किसकी है? अरे सरकार पोपली जी, सरकार आपकी है, उम्मीद आप ही से करेंगे। जब तक आप कुर्सी पे चिपके बैठे हो तो उम्मीद आप ही से होगी। जिस दिन कुर्सी से हट जाओगे आपकी तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए आज अगर ओंकार जी उनको एक्सप्लेन तो करने दे भाई, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, झूठ बोलने की बारी थी, आपने तब झूठ बोले, अब मेरी सच बोलने की बारी है। किससे करें ना पड़ेगा ये बताइए, कांग्रेस से करिए। अगर कांग्रेस अच्छी होगी तो आपको मौका क्यों नहीं देश में आने का? अगर आप चाहते हो मेरी आवाज बंद करना, वो तो होगी, हो नहीं पाएगी। बड़े नेता ओंकार सिंह की आवाज मेरी बंद नहीं हो पाएगी। आप अपनी आवाज को बंद करिए। अरे आप अपनी आवाज को बंद रखिए, उम्मीदें हमें और इस प्रदेश की जनता को भी और देश की जनता को। ठीक है ओंकार जी देखिए, इस तरीके से चर्चा डिस्टर्ब होगी, कोई फायदा नहीं है। ओंकार जी इससे कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, ठीक है, ठीक है। ओंकार सिंह जी ये वही पार्टी है जो 2014 में आधे लंगियों से घूम रहे थे। महंगाई तब तो 20 रुपए सिर्फ एलपीजी का रेट बढ़ा था। आज कहाँ है आपकी महंगाई? आज आपको महंगाई अच्छे लगने लगी, उससे महंगाई डाउन नजर आ रही थी। आज महंगाई आपको डाउन। ठीक है ओंकार जी, भाई सुनते हैं, ओंकार जी सुन लेते हैं। ठीक है, चलिए, उन्होंने कहा जिस भी कंटेक्स्ट में कहा, जनता पे छोड़िए, अभी सुनते हैं उनको। ठीक है, चलिए। आपने कब्जा में जमीन में पैसा खाया है, ये आपने कन्फेशन किया है, और कांग्रेस ने जो अपने जीजाजी को कमा के दिया था वो सभी ने देखा था। आप ये जो कांग्रेस करते हो, अरे कांग्रेस ठीक होती तो आपको जनता मौका क्यों देती? आपको मौका इसीलिए दिया था, आपकी तरफ अच्छे दृष्टि से देख रहे थे। आप तो सभी ये सोचते थे कि बीजेपी आएगी कुछ अच्छा लाएगी, अच्छे दिन आएंगे, आगे अच्छे दिन। अरे 60 रुपए का पेट्रोल 103 रुपए हो गया, 45 रुपए का डीजल 100 हो गया। अच्छे दिन आगे क्या भी कसर है? इतने अच्छे दिन नहीं दिए जनता को। आप ये देख लीजिए, ये जनता इस वक्त बेबस हो चुकी है। अभी चुनाव को समय पड़ा है, लेकिन आप याद रखना इतने अच्छे दिन जनता को जो होना था हो गया। सुनने पर आ रहे हैं आप, बौखलाए हुए, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे मेरी बारी में बोलने की इजाजत भी, चैनल भी देता है, लोकतंत्र भी कुछ देता है। आपको बोलना अलाउड नहीं है बीच में। अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप नहीं बोलेंगे बीच में। आयुष, अगर इस तरह से डिबेट कर रही है तो मुझे इस तरह की डिबेट नहीं करनी आती है। मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने आई हूँ। ओंकार जी सुन ले। ओंकार जी देखिए, इस तरीके से डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं, फिर आप बोलेंगे वो भी आपके बीच में बोलते रहेंगे, कोई किसी की बात समझ में नहीं आएगी। सुन ले, एक दूसरे को सुने कम से कम। ये डिबेट खराब करने आए हैं क्या? चलिए वंदना जी जवाब दें। मैं एक बात और करना चाहूंगी। मैं ये मानती हूँ कि मुश्किल का समय रहा है कोरोना को लेकर, और हमने दूसरी लहर को झेला है और तीसरी लहर भगवान ना करे कि आए। लेकिन एक चीज मैं मानती हूँ, मेरी सरकार ने ना तो डिनायल मोड पर गई है, वो इस चीज को मानती है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन हम उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं मानती हूँ, ग्लोबल प्राइस के इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम लगातार इंपोर्ट ड्यूटीज को भी कम कर रहे हैं। हमने किस तरह से जो चीजों पर ड्यूटीज है, अभी आप पाम ऑयल का भी, आप आज की ही बात है, पाम ऑयल पर भी हमने कम किया ताकि जो तेल है वो सस्ता मिल सके। तो लगातार हम इस बात में सोचते हैं। लेकिन एक ओंकार सिंह जी सुन लीजिए जरा, इतनी बड़ी आबादी को खाना देना कोरोना समय में, सुन लीजिए, नहीं बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। इतनी बड़ी आबादी को खाना देना और उसके बाद पूरे कोरोना समय में फ्री वैक्सीन देना, अरे आपके तो बस की नहीं थी। आप तो जनता को मरने के लिए छोड़ देते। हमने देखा था पहले जो कांग्रेस ने किया था, इलाहाबाद हार गए, अब चुप हो जाइए। अरे चलिए ठीक है भाई, आज महंगाई पर बात कर लेते हैं, जनता की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद पर हम लोग चर्चा करेंगे भाई, अभी तो चुनाव पड़ा है पूरा। कृषि बिल में सीधा आ गए महंगाई से, बौखलाए हुए इतनी बुरी तरह, मुझे बोलने नहीं देना चाह रहे आप। अरे इलाहाबाद हार के अभी तो बौखला रहे हैं। चलिए ठीक है वंदना जी, उन्होंने ये पूछा कि भाई कुछ तो बता दीजिए जो सस्ता हो गया। भाई उनका सवाल बिल्कुल लाजमी है, आम जनता की तरफ से भी और खासतौर से मिडिल क्लास से भी आप पूछेंगे तो वो भी यही सवाल पूछेगा, कुछ तो बताइए जो सस्ता हुआ। देखिए मुझे लगता है कि हमने
दालों के रेट जो हैं उन पे कंट्रोल किया है। अगर सब्जियां सीजनल रूप से महंगी हुई हैं तो वो आने वाले समय में भी सस्ती हो जाएंगी। और 30 अक्टूबर के बाद मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि आप पेट्रोल के रेट भी कम होते हुए देखेंगे। और जो सस्ता हुआ है वो मुझे लगता है INLD का कहीं ना कहीं जमीन सस्ता हो गया, जो यहाँ पर ये मानने लग गए हैं कि हमने जमीनों पे कब्जा करके पैसा कमाया, हमने जमीनों पे कब्जा करके पैसा कमाया। चलिए ठीक है, चलिए अब चर्चा डिरेल हो रही है, यहीं से चर्चा डिरेल हो जाएगी। ठीक है, चलिए वेणु जी। नहीं बोलने नहीं देना चाहते, जमीन आप नहीं नाप सकते, आप लोग दूसरों को खरीदने में माहिर हैं। चलिए ठीक है, अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के रूप में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। लोग इंतजार अभी भी इस बात का कर रहे हैं कि आखिर ये जो बढ़ती हुई महंगाई है उससे निजात किस तरह से लोगों को मिलेगी, क्योंकि अभी फिलहाल कोई फौरी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और जनता इस उम्मीद में बैठी है कि आखिर उसको कब इस बढ़ती हुई महंगाई से निजात मिले। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।